गुड मॉर्निंग। आज हम गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट की कमजोरियां, क्रिटिसिज्म, वीकनेस की बात करेंगे। अब तक हम उसकी स्थापना, गठन और उसने क्या क्या प्रगति करी, कौन से देश इसमें शामिल हुए थे, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी उद्देश्य क्या है और उपलब्धियां क्या है। अब जब हम गुण निरपेक्षता के अध्ययन की अंतिम कड़ी की ओर बढ़ते हैं, तब हम इसकी कमजोरियां, विफलताएं और आलोचना का अध्ययन करेंगे। तो गुटनिरपेक्ष की विफलताएं क्या है, इस सिलसिले में आलोचक निम्नलिखित तर्क देते हैं। हमने इसको फिर से पॉइंट्स में लिया है। पॉइंट्स में रखने का एक कारण यह है कि हम जब पॉइंट्स लिखते हैं तो वो हमें याद भी हो जाते हैं, और याद होने के साथ हमें इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, आज हम इसको 10 पॉइंट पे हम इसका वर्णन करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट था अवसरवादी और काम निकालने की नीति। ये किसकी आलोचना है? गुण निरपेक्षता की कमजोरियां, विफलताएं या आलोचना। तो पश्चिमी आलोचकों के अनुसार गुण निरपेक्ष एक अवसरवाद और काम निकालने की नीति होकर रह गई है। ये गुण निरपेक्ष देश सिद्धांत 3 है। साम्यवादी और गैर साम्यवादी गुटों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में वे दोहरी कसौटी का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर एम एस राजन डॉक्टर एम एस राजन एम एस राजन ने क्या कहा है, ये मैं आपको लिख के बता देती हूँ। एम एस राजन, इन्होंने इस आलोचना का उत्तर देते हुए लिखा है कि गुट निरपेक्षता की नीति अवसरवादिता की नीति हो सकती है, परंतु उतनी ही जितनी गुटबद्धता की अथवा कोई अन्य नीति हो सकती है, उससे अधिक नहीं। फिर क्या पाकिस्तान और वहां के नेताओं पर पश्चिमी गुट के साथ बंध जाने के सिलसिले में अवसरवाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता? ये उन्होंने स्पष्ट करी बात। दूसरा, ये सिद्धांत अव्यवहारिक नीति है। आलोचकों ने फिर ये कहा कि यह सिद्धांत जितनी उपयुक्त है, व्यवहारता उससे बहुत भिन्न है। इसमें चाहे कितने ही गुण क्यों न हो, लेकिन व्यवहार में इस तरह से कई विफलताएं आई हैं। ये कहा जा सकता है कि जहाँ तक सिद्धांत के धरातल पर गुट निरपेक्षता का ध्येय राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, व्यवहार के धरातल पर इसने बहुत से गुटनिरपेक्ष देशों के संदर्भ में इस दायित्व को वस्तुतः नहीं निभाया। जैसे हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि पश्चिमी देशों की एक आलोचना यह है कि व्यवहारता गुट निरपेक्षता ने साम्यवाद के प्रति सहानुभूति को छिपाने के लिए नकाब का काम किया। इसका परिणाम होता है कि साम्यवाद गुट की अधीनता, जैसे एनक्रुमा के नेतृत्व में घना, बर्मा, म्यांमार, क्यूबा। आलोचक ये भी कहते हैं कि नासिर के अधीन संयुक्त अरब गणराज्य और नेहरू के अधीन भारत 1950 के दशक में साम्यवादी खेल खेलते रहे। तीसरा पॉइंट आता है कि बाहरी सहायता पर निर्भरता। गुटनिरपेक्ष देशों की विफलता यह भी बताई जाती है कि ये बाहरी आर्थिक और रक्षा सहायता पर बेहद निर्भर रहे हैं, क्योंकि दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करने की स्थिति में थे। इसलिए उन्होंने इतनी भारी आर्थिक और रक्षा सहायता लेने का रास्ता निकाल लिया कि आज वे अपनी सहज सामान्य कार्य निर्वाह के लिए इस सहायता पर आश्रित हो गए। आलोचक ये तर्क देते हैं कि सच्ची गुटनिरपेक्षता आर्थिक आत्मनिर्भरता और तथ्य रूप में मानकर चलती है। यदि कोई राष्ट्र किसी तरह की सहायता के लिए किसी अन्य राष्ट्र या समूह पर बहुत अधिक आश्रित हो, तो इसका मतलब यह है कि उस राष्ट्र की स्वतंत्रता को और गुटनिरपेक्षता को भी दांव पर लगा दिया जाता है। ये इसका था तीसरा पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट वो है कि गुट निरपेक्षता की नीति किसी तरह सुरक्षा का साधन नहीं है। आलोचकों का कहना है कि गुट निरपेक्षता राष्ट्र गुट निरपेक्षता को अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानते थे। यदि वे अत्यंत विशाल रक्षा व्यवस्था रखेंगे तो उनकी गुट निरपेक्षता की सुरक्षा नहीं रह पाएगी, और यदि वे बाहर से सैनिक सहायता स्वीकार करेंगे तो उनकी गुट निरपेक्षता का स्वरूप शुद्ध नहीं रह जाएगा। इसलिए 1962 अक्टूबर भारत पर चीन के आक्रमण ने भारत के लोगों को अनुभव करा दिया कि वर्तमान राष्ट्र समाज में जो सर्वथा आदर्श नहीं है, कोई चीज किसी देश की सुरक्षा का प्रमाण नहीं हो सकती। तो गुट निरपेक्षता भी नहीं कि उपयुक्त सैन्य शक्ति रखने के साथ गुट निरपेक्षता की कोई असंगति नहीं है, और बाहरी आक्रमण से मुकाबला करने के लिए बाहर से सैनिक सहायता स्वीकार करना कोई गलत काम नहीं है। ये इसकी थी चौथी कमजोरी। पांचवा आता है संकुचित नीति, यानी किसकी? गुट निरपेक्षता की। तो विदेश नीति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे गुट निरपेक्षता की नीति में बांधा नहीं जा सकता। उसका क्षेत्र दायरा बहुत सीमित है और गुटों से बाहर क्रियाशील होने की कल्पना इस अवधारणा में है ही नहीं, इसलिए ये बड़ी संकुचित नीति में आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राष्ट्र हित के बजाय नेतागिरी की नीति।
ये भी एक आरोप लगता है कि आलोचक ये मानते हैं कि ऐसी नीति जिसकी जड़ें ऊपर है, नीचे नहीं, अपने देश में नहीं, राष्ट्रहित उसके केंद्र में नहीं है, उससे राष्ट्रहित हो जाए यह अलग बात है और उसमें केंद्र में नेतागिरी की भावना रहती है। नेक्स्ट आता है इस नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं। आलोचकों का कहना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर चल रही है। हम कोई उल्लेखनीय परिवर्तन करने में असमर्थ रहे। जब तक शीत युद्ध चलता रहा, दुनिया प्रमुख शिविरों में बटी। इन शिविरों ने भारत या मिस्र यूगोस्लाविया के कहने से अपनी नीति में कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया। 1962 में क्यूबा के सवाल पर अमेरिका और सोवियत संघ में टक्कर होते होते बच गई, लेकिन उसका कारण गुटनिरपेक्ष देशों का दबाव नहीं था। पश्चिमी एशिया में 4 बड़े अरब इजराइल युद्ध हो गए। गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका बिल्कुल शून्य रही। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में इसका कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है गुटनिरपेक्षता एक दिशाही आंदोलन है। ये भी एक आरोप लगता है। कुछ आलोचक मानते हैं कि नई व्यवस्था का जिसमें शक्ति नहीं, सद्भावना, नियामक तत्व और निर्माण करना तो दूर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने आप में बिखरने लगा। हवाना की कार्यविधि से स्पष्ट हो जाता है कि संपूर्ण आंदोलन 3 खेमों में बटा। एक में क्यूबा, अफगानिस्तान, वियतनाम, इथोपिया, दक्षिण यमन जैसे सोवियत संघ परस्त देश थे, तो दूसरे में सोमालिया, सिंगापुर जैसे फिलीपींस, मोरक्को, मिस्र आदि अमेरिकी परस्त देश। तीसरे खेमे में भारत, यूगोस्लाविया और श्रीलंका जैसे देश। यह बंटवारा इस बात का सबूत था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई अपनी दिशा नहीं है और महाशक्तियों के खिलवाड़ का प्रतिबिंब बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव। ये भी एक देखने को मिलता है कि समृद्ध राष्ट्रों के शोषण के विरुद्ध मोर्चाबंदी करना तो दूर, वे आपस में एक दूसरे की सहायता करने की भी कोई योजना नहीं बना सके। लास्ट आता है कि गुटनिरपेक्षता एक मूल्य विहीन पैंतरा मात्र है। आलोचक ये भी कहते हैं कि वास्तव में गुटनिरपेक्षता अपने आप में कोई विचारधारा सिद्धांत नहीं है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत और श्रीलंका जैसे लोकतांत्रिक देश है, तो नेपाल, मोरक्को, इथियोपिया जैसे राष्ट्रशाही देश भी है। वियतनाम, क्यूबा, लाओस जैसे कम्युनिस्ट देश इसमें हैं, तो फौजी तानाशाही इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, घना, उगांडा जैसे देश भी इसमें हैं। तो अपने द्विपक्षीय मामलों को सम्मेलन के मंच पर लाने में से भी ये नहीं चूकते, और यदि गुटनिरपेक्षता और कुछ एक नैतिक मूल्य एक दूसरे के पर्याप्त होते हैं, तो आज सम्मेलन का स्वरूप इतना आत्मविरोधी नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष है, इनकी उपलब्धियों के साथ साथ इनमें कमजोरी, विफलताएं बहुत अधिक मात्रा में रही थी। तो आज जो हमारा ये गुटनिरपेक्ष का चैप्टर है, उद्देश्य, विशेषता, प्रासंगिकता, ये हमारा समाप्त होता है। और मुझे बच्चों उम्मीद है कि आप इसको भाग 1 से लेके और भाग 5 तक इसका अध्ययन नियमित रूप से करेंगे, तो ये आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा।